हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पुलकित धारीवाल आपका अपने काकरान इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग बड़े ही ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे और बड़े ही अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, आपके लिए द काकरान इंस्टीट्यूट ने एक पूरी हिंदी की थ्योरी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई है और जिसमें हमने अपना अगला टॉपिक हिंदी साहित्य स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि हिंदी का उद्भव और विकास कैसे हुआ, कैसे हमारी हिंदी को संवैधानिक दर्जा मिला और कैसे हमारी हिंदी राजभाषा बनी, कब बनी, हमारे संविधान में किस भाग में हमारी हिंदी को रखा गया है, कुल कितनी भाषाएं हैं, शुरुआत में कितनी भाषाएं थी और बाद में कितनी भाषाएं हुई। ये सब बातें मैंने आपके सामने की थी। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम हिंदी साहित्य का लेखन, हिंदी साहित्य का लेखन। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने अगले टॉपिक को, हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा। तो जो हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा है, सर्वप्रथम हिंदी साहित्य फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? गारसा द तासी द्वारा लिखा गया था। जो गारसा द तासी था उसने लिखा था इस्तवार द लिटरेट्यूर, इस्तवार द लिटरेट्यूर, इस्तवार द लिटरेट्यूर एंदुई एंदुई हिंदुस्तानी, हिंदुई हिंदुस्तानी, हिंदुई हिंदुस्तानी, इसने ये ग्रंथ यहाँ पर लिखा था। क्लियर? जो हिंदुस्तानी ग्रंथ था, जो जो हिंदुस्तानी जो हिंदुस्तानी ग्रंथ था, जो कौन सा ग्रंथ था? जो हिंदुस्तानी ग्रंथ था, उसके 3 भाग प्रकाशित हुए थे। उसके कितने भाग प्रकाशित हुए थे? उसके 3 भाग प्रकाशित हुए थे। कब कब हुए थे उसका पहला भाग प्रकाशित हुआ था 1839 में। पहला भाग उसका कब प्रकाशित हुआ था? 1839 में। दूसरा भाग उसका कब प्रकाशित हुआ था? 1847 में। और तीसरा भाग कब प्रकाशित हुआ था? उसका तीसरा भाग प्रकाशित हुआ था 1871 में। तीसरा भाग उसका कब प्रकाशित हुआ था? तीसरा भाग उसका प्रकाशित हुआ था 1871 में। जो हिंदुई हिंदुस्तानी ये पहला ग्रंथ था। इस ग्रंथ में क्या था? इस ग्रंथ में इस ग्रंथ में 738 कवियों का जिक्र किया गया था। कितने कवि का? 738 कवियों का जिक्र, 738 कवियों का किया जिक्र किया गया था। कितने कवियों का जिक्र किया गया था? 738 कवियों का इसमें जिक्र किया गया था। कितने कवियों का? 738 कवियों का इसमें जिक्र किया गया था। क्लियर? इसके बाद जिसमें से कितने? 666 कवि तो कैसे थे? उर्दू के थे। कैसे थे? उर्दू के थे। और 72 कवि कैसे थे? 72 कवि थे आपका हिंदी के। 72 कवि कैसे थे आपका? हिंदी के कवि थे। 72 कवि कैसे थे आपका? हिंदी के कवि थे। क्लियर हुई बात? इसके बाद इसमें कवियों को इस इसमें इसमें कवियों को इसमें कवियों को वर्णानुक्रम 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 में रखा गया था। इसमें कवियों को वर्णानुक्रम में रखा गया था। किसमें रखा गया था? वर्णानुक्रम में रखा गया था, यानी कि एक वर्ण क्रम में रखा गया था। क्लियर? इसका इस ग्रंथ का इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद हिंदी में अनुवाद 1952 में
1952 में 1952 में किस नाम से? हिंदुस्तानी 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 साहित्य के इतिहास के नाम से किया गया था। किस नाम से किया गया था? हिंदुस्तानी साहित्य के इतिहास के नाम से किया गया था। किस नाम से? हिंदुस्तानी साहित्य के इतिहास के नाम से किया गया था। क्लियर? इसके बाद अगली हेडिंग लिखिए आप। अगला जो पॉइंट है आपका वो है आपका हिंदी में लिखित हिंदी में लिखित हिंदी में लिखित प्रथम ग्रंथ। हिंदी में लिखित प्रथम ग्रंथ कौन सा है आपका? हिंदी में लिखित प्रथम ग्रंथ कौन सा है? हिंदी में लिखित प्रथम ग्रंथ है आपका, वो कौन सा है? वो है आपका भाषा काव्य संग्रह। कौन सा है? भाषा काव्य संग्रह। कौन सा है? भाषा काव्य संग्रह। ये भाषा काव्य संग्रह है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है आपका महेश दत्त शुक्ल के द्वारा। महेश दत्त शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? महेश दत्त शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। क्लियर हुई बात? इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न है आपका हिंदी में लिखित दूसरा ग्रंथ। इसके बाद हिंदी में लिखित दूसरा ग्रंथ। हिंदी में लिखित दूसरा ग्रंथ। तो हिंदी में लिखित दूसरा ग्रंथ आपका कौन सा है? ये है आपका शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर। सरोज जो आपका ग्रंथ है, इस ग्रंथ का नाम क्या है? शिव सिंह सरोज। और ये किसका है? ये है आपका शिव सिंह सेंगर का। इसका है? शिव सिंह सेंगर का ये ग्रंथ है। इसका है? शिव सिंह सेंगर का ये ग्रंथ है। इसके बाद एक और फ्रेंच विद्वान जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था जॉर्ज गिरियेसन। जॉर्ज गिरियेसन ने क्या लिखा था? जॉर्ज गिरियेसन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा। क्या लिखा? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा। क्या लिखा? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा। इसको हिंदी साहित्य का वास्तविक ग्रंथ कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है?
हिंदी साहित्य का वास्तविक ग्रंथ कहा जाता है। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या लिखा? इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा हिंदी का इतिहास ग्रंथ। कौन सा लिखा? हिंदी का इतिहास। और दूसरा कौन सा लिखा इन्होंने? हिंदी का उद्भव एवं विकास, ये ग्रंथ इन्होंने लिखा। इसके बाद इन्होंने लिखा हिंदी की भूमिका नामक ग्रंथ। ये 3 ग्रंथ किसने लिखे? ये 3 ग्रंथ लिखे आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला आ गया आपका मिश्र बंधु। अगले कौन आ गए आपके? मिश्र बंधु। जो आपके मिश्र बंधु थे, मिश्र बंधु ने लिखी आपकी कौन सी रचना? इन्होंने लिखी आपकी मिश्र बंधु विनोद। इन्होंने कौन सी रचना की? मिश्र बंधु विनोद नाम की इन्होंने रचना की। और मिश्र बंधु विनोद नाम की रचना की। मिश्र बंधु कौन थे? यदि आपसे कभी पूछे तो आपसे क्या कहेंगे? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और तीसरा नंबर का कौन था आपका? सुखदेव बिहारी। तीसरे नंबर के कौन थे आपके? सुखदेव बिहारी। तो गणेश बिहारी यदि आपसे कभी भी पूछा जाए कि गणेश बिहारी आपके कौन थे, तो आप क्या कहेंगे? गणेश बिहारी। ये मिश्र बंधु कौन थे? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। ये 3 लोग कौन थे आपके? ये 3 लोग आपके मिश्र बंधु थे। 3 लोग क्या थे? मिश्र बंधु थे। अगला टॉपिक होगा हिंदी साहित्य का काल विभाजन। जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन है वो हम 2 साहित्यकारों के द्वारा माना जाता है। कितने साहित्यकारों के द्वारा माना जाता है? 2 साहित्यकारों के द्वारा। एक तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार और एक माना जाता है आपका डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। तो दोनों के अनुसार हम हिंदी साहित्य का काल विभाजन नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे हम? हिंदी साहित्य का काल विभाजन। हिंदी साहित्य का काल विभाजन किसके अनुसार? ये करेंगे रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। किसके अनुसार? ये करेंगे हम रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। क्लियर? सबसे पहले कौन सा काल होता है? सबसे पहले होता है आदिकाल। सबसे पहले कौन सा होता है? इन्होंने 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले आदिकाल इन्होंने रखा है। आदिकाल का जो इन्होंने टाइम पीरियड बताया है वो बताया है इन्होंने 1050 से ईस्वी। कब बताया है? 1050 से 1375 ईस्वी तक। इसके बाद जो दूसरा काल इन्होंने बताया है वो बताया है इन्होंने भक्ति काल। क्या बताया है? भक्ति काल को इन्होंने बताया है। भक्ति काल का इन्होंने टाइम पीरियड क्या बताया है? ये बताया है 1375 से 1700 तक। कब तक? 1700 ईस्वी तक। इसके बाद जो तीसरे नंबर का इन्होंने बताया है वो बताया है इन्होंने रीतिकाल। क्या बताया है? रीतिकाल। और रीतिकाल को इन्होंने कब से कब तक बताया है? 1700 से
1900 तक। कब तक? 1700 से 1900 तक इन्होंने बताया है। क्लियर? इसके बाद चौथा जो काल बताया है इन्होंने, आधुनिक काल। कौन सा बताया है? आधुनिक काल। और आधुनिक काल को हम और अन्य किस नाम से जानते हैं? इनको हम गद्य काल से भी जानते हैं। किस नाम से? गद्य काल। और ये इन्होंने टाइम पीरियड बताया है आपका 1900 से अब तक। कब से? 1900 से अब तक के इन्होंने टाइम पीरियड को यहाँ पर बताया है। इसके बाद कब से कब तक? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इसके बाद डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार काल विभाजन कैसे हुआ? जो डॉक्टर नगेंद्र थे, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार क्या हिंदी साहित्य का काल विभाजन किसके अनुसार? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। किसके अनुसार? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कैसे हमने बांटा है? सबसे पहला काल बताया है इन्होंने आदिकाल। सबसे पहला काल कौन सा बताया है इन्होंने? आदिकाल। दूसरे नंबर पर इन्होंने कौन सा काल बताया है? दूसरे नंबर पर इन्होंने बताया है आपका भक्ति काल। दूसरे नंबर पर क्या बताया है इन्होंने? दूसरे नंबर पर इन्होंने बताया है भक्ति काल को। तीसरे नंबर पर इन्होंने क्या बताया है? तीसरे नंबर पर इन्होंने बताया है रीति काल को। क्या बताया है? रीति काल को। चौथे नंबर पर इन्होंने किसको बताया है? इन्होंने बताया है यहाँ पर आधुनिक काल को। और आधुनिक काल को हम किस नाम से जानते हैं? आधुनिक काल को हम जानते हैं गद्य काल के नाम से भी। किस नाम से जानते हैं? गद्य काल के नाम से भी हम इसको जानते हैं। क्लियर बात? इसके बाद जो आदि काल का इन्होंने टाइम बताया है 1000 से 1350 के बीच। कहाँ से कहाँ तक? 1000 से 1350 के बीच। भक्ति काल का इन्होंने टाइम क्या बताया है? इसका टाइम बताया है इन्होंने 1350 से 1650 के बीच। और जो तीसरा इन्होंने टाइम बताया है वो बताया है इन्होंने 1650 से 1850 के बीच। और तीसरा जो टाइम बताया है वो बताया है 1850 से अब तक। क्या बताया है? 1850 से अब तक का इन्होंने टाइम बताया है। क्लियर? इसके बाद जो आदि काल है, आदि काल में हमें किस किस का जिक्र देखने को मिलता है? जो आदि काल है, आदि काल के अंतर्गत हमें किस किस का जिक्र देखने को मिलता है? आदि काल को हम किस किस का जिक्र देखने को मिलता है? इसके अंतर्गत हमें सिद्ध साहित्य का जिक्र देखने को मिलता है। किसका? सिद्ध साहित्य का जिक्र हमें देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत हमें और किसका जिक्र देखने को मिलता है? इसके अंतर्गत हमें रासो साहित्य का जिक्र देखने को मिलता है। किसका? रासो साहित्य का जिक्र हमें देखने को मिलता है यहाँ पर। और यहाँ पर अगला क्या देखने को मिलता है हमें? यहाँ पर अपभ्रंश काव्य हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पर? अपभ्रंश काव्य को हम यहीं पर पढ़ेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर फुटकल रचनाएं। क्या पढ़ेंगे? फुटकल रचनाओं को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फुटकल रचनाओं को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। क्लियर हुई बात? आदिकाल, आदिकाल के अंतर्गत हमें सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य, अपभ्रंश काव्य, फुटकल रचनाएं देखने को मिलती है। क्लियर हुई बात? इसके बाद अगले भक्ति काल के अंतर्गत हमें क्या क्या देखने को मिलेगा?
जो भक्ति काल है उसके अंतर्गत हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो भक्ति काल के अंतर्गत हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, यहां पर देखने को मिलेगा हमें राम भक्ति शाखा। क्या देखने को मिलेगी, राम भक्ति शाखा हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी, राम भक्ति। यहाँ पर हमें कृष्ण भक्ति शाखा देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी हमें, हमें यहाँ पर मिलेगी कृष्ण भक्ति शाखा देखने को। इसके बाद में हमें यहाँ पर संत काव्य देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, संत काव्य देखने को मिल गया। इसके बाद में और हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, एक हमें यहाँ पर सूफी काव्य देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, सूफी काव्य हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्लियर हुई बात। इसके बाद अगला क्या है, अगला है हमारा रीतिकाल। तो रीतिकाल के अंतर्गत हमें क्या क्या देखने को मिलता है, रीतिकाल के अंतर्गत हमें देखने को मिलेगा क्या, रीतिकाल के अंतर्गत हमें देखने को मिलेगा 3 प्रकार की चीजें। वो क्या, एक मिलेगा यहां पर रीति बद्ध कवि, रीति बद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि देखने को हमें यहाँ पर मिलेंगे। और एक हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, एक हमें यहाँ पर मिलेगा रीति मुक्त कवि। क्या मिलेगा, रीति मुक्त कवि हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्लियर हुई बात। क्या इस बात में कोई दिक्कत कोई परेशानी, आप कहेंगे जी नहीं होगी भैया। इसके बाद जो आधुनिक काल है, 3 भागों में यहाँ पर हमने आधुनिक काल को बांटा है। कितने भागों में, 3 भागों में। कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से भाग, कौन कौन से भाग हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हमें सबसे पहले मिलेगा भारतेंदु युग। कौन सा मिलेगा, भारतेंदु, भारतेंदु काल, भारतेंदु काल हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगला हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, अगला मिलेगा हमें द्विवेदी युग। अगला कौन सा मिलेगा हमें यहाँ पर, अगला मिलेगा हमें द्विवेदी युग। अगला कौन सा मिलेगा, द्विवेदी युग हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसके बाद हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, छायावादी युग। कौन सा, छायावादी युग हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। कौन सा मिलेगा, छायावादी युग हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो भारतेंदु युग है उसको क्या बोलते हैं, उसको पुनर्जागरण काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, उसको पुनः जागरण काल उसको बोलते हैं हम, उसको हम पुनर्जागरण काल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम पुनर्जागरण काल भी बोलते हैं। जो द्विवेदी युग है उसको हम अन्य किस नाम से जानते हैं, इसको हम जागरण सुधार काल, जागरण सुधार काल के नाम से भी जानते हैं। इस नाम से, जागरण सुधार काल के नाम से भी इसको हम जानते हैं। क्लियर हुई बात। इसके बाद जो भारतेंदु युग है इसका जो टाइम पीरियड है वो बताया है 1850 से 1900 तक। जो द्विवेदी युग है उसका टाइम पीरियड बताया है 1900 से 1918 तक। कहाँ तक, 1900 से 1918 तक। और जो छायावादी युग है उसका जो टाइम पीरियड बताया है 1918 से अब तक। कब तक, अब तक इसका टाइम पीरियड बताया गया है। कहाँ तक, 1918 से अब तक। इसके बाद अगला जो छायावादी युग है, अगला जो छायावादी युग है, छायावादी युग को छायावादी युग
दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो है आपका छायावाद युग, एक कौन सा है? छायावाद युग। और एक है आपका छायावादोत्तर युग। कौन सा? छायावादोत्तर युग। जो छायावाद युग है ये 1918 से 1936 के बीच का टाइम है। जो छायावादोत्तर काल है ये 1936 से अब तक का समय है। इसमें क्या होगा? 1936 से अब तक का समय होगा। इसके बाद जो छायावादोत्तर काल है उसको हमने 3 प्रकार से बांटा है। सबसे पहला क्या होगा? ये होगा प्रगतिवादी काल, प्रगतिवादी। दूसरे नंबर का क्या होगा? ये होगा आपका प्रयोगवादी। क्या होगा? प्रयोगवादी। और जो तीसरा नंबर है ये क्या होगा? ये होगा नई कविताएं। क्या होगा? नई कविता, नई कविता। क्लियर? इसके बाद प्रगतिवादी का काल क्या होगा? 1936 से 1943। क्या होगा? 1936 से 1943। इसके बाद प्रयोगवादी का काल क्या होगा? 1943 से 1953 ये काल होगा। और जो नई कविताएं होगी उसका काल क्या होगा? 1953 से अब तक। अब तक की जो भी रचनाएं होंगी उनको नई कविताओं के अंतर्गत रखा जाएगा। क्लियर हुआ? ये दो मैंने आपको हिंदी साहित्य के काल विभाजन कराए। कौन कौन से? एक तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल, आदिकाल को ही वीर गाथा काल भी कहा जाता है। आदिकाल को ही वीर गाथा काल भी कहा जाता है। आदिकाल को ही क्या कहा जाता है? वीर गाथा काल भी इसी को कहा जाता है। तो आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। इसके बाद अगला जो मैंने काल विभाजन कराया आपको, ये कराया मैंने डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, किस तरह हमें इसको लेकर चलना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कराई। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने। इसके बाद छायावादी युग, छायावादी युग को 2 प्रकार से बांटा गया, छायावादोत्तर और छायावाद काल। इसके बाद सबसे पहले पढ़ेंगे हम आदिकाल। आदिकाल में सबसे पहले क्या मैंने आपको लिखाया था? मैंने आपको लिखाया था सिद्ध साहित्य। क्या लिखाया था मैंने आपको? मैंने आपको लिखाया था सिद्ध साहित्य। उस सिद्ध साहित्य के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? कुल सिद्धों की संख्या कितनी हुई? तो कितनी हुई? तो आप लिखिए राहुल संकृत्यायन, राहुल संकृत्यायन के अनुसार राहुल संकृत्यायन के अनुसार 84 सिद्ध हुए। कितने सिद्ध हुए? 84 सिद्ध हुए। कितने सिद्ध हुए? 84 सिद्ध हुए। क्लियर? इसके बाद जो ये सिद्ध हुआ करते थे, सिद्ध सबसे पहले सिद्ध कौन थे? सबसे पहले सिद्ध, सबसे पहले सिद्ध जो हुए, कौन हुए? वो हुए सरहप्पा। कौन हुए? सरहप्पा सबसे पहले सिद्ध हुए। सरहप्पा की जो रचनाएं थी, सरहप्पा की जो रचनाएं थी वो कौन कौन सी थी? सरहप्पा की जो रचनाएं थी वो थी आपका दोहा कोश गीति, दोहा कोश गीति और दोहा कोश नाम। दोहा कोश नाम, ये 2 रचनाएं कैसी थी? ये 2 रचनाएं थी आपकी सरहप्पा की।
किसकी थी 2 रचनाएं? सरहपा की 2 रचनाएं थी, दोहा कोश गीति और दोहा कोश नाम। इसके बाद अगले प्रश्न पर आइए। अगला जो आपकी हेडिंग है वो क्या है? सरहपा के शिष्य या सभी सिद्ध अपने नाम के पीछे अपने नाम के पीछे पा लगाते थे। जो सिद्ध होते थे वो अपने नाम के पीछे क्या लगाते थे? वो अपने नाम के पीछे पा लगाते थे। इसके बाद जो सरहपा थे उनका जो शिष्य था, उनका शिष्य का क्या नाम था? उनके शिष्य का नाम था सबरपा। क्या नाम था? उनके शिष्य का नाम था सबरपा। क्या नाम था? सबरपा। और सबरपा की जो रचना थी वो थी आपका चदपिद। क्या थी रचना? वो थी आपकी चदपिद। इसके बाद सबरपा के जो शिष्य थे, सबरपा का जो शिष्य था वो था लुइपा। कौन था? वो था आपका लुइपा। और लुइपा क्या था? सबसे सिद्ध, सबसे प्रचलित कौन था? 84 सिद्धों में सबसे प्रचलित कौन था? तो सबसे प्रचलित था आपका लुइपा। सबसे प्रचलित कौन था? सबसे प्रचलित था आपका लुइपा। क्लियर हुई बात? इसके बाद अगला मैंने आपको क्या लिखवाया था? अगला लिखाया था मैंने आपको रासो साहित्य। क्या लिखाया था? रासो साहित्य मैंने आपको लिखाया था। क्या लिखाया था मैंने आपको? रासो साहित्य मैंने आपको लिखाया था।